हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ है, मस्त है। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से साथियों, जो स्कूल लेक्चरर कॉमर्स से रिलेटेड भर्तियां देखकर आप एक तरीके से मोटिवेट हुए हैं और अपनी तैयारियों में लग गए हैं। अभी आप जानते हो कि आगामी दिनों से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और एक महीने की जो ड्यूरेशन है उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। साथ में वो काम भी करना है और साथ में आपको अपनी तैयारी भी करनी है। तो भर्ती आ गई है, भर्ती में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ आपको पढ़नी थी वही चीज़ इस पेपर में भी पढ़नी है। कहने का मतलब है कि जो मनोविज्ञान है वो आपका पहले सेकंड पेपर में था, अब वो फर्स्ट पेपर में कर दिया। तो कुल मिला के वो चीज़ पढ़नी तो है ही, लेकिन उसका थोड़ा सा स्थान परिवर्तन कर दिया गया। सेकंड पेपर की बजाय वो फर्स्ट पेपर में आपके आएगी। तो वो कहीं पे भी आए उससे अपन को मतलब नहीं है, अपने को तो पढ़ने पे ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो आज के इस सेशन में अपन और चर्चा करेंगे जो आपकी 12वीं अकाउंटेंसी है, और कुल मिलाकर जो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, उन पे हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा सेशन जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अभी देखो बड़ा सेशन लेंगे तो थोड़ी सी समस्या ये है कि अभी तक आप उस रूटीन में नहीं आए। काफ़ी समय से आप इंतजार कर रहे थे, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे वो भी प्रॉपर रूप से, कहते हैं ना कि 8-8 घंटे वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, 1 घंटा 2 घंटा जितना उनको टाइम मिला उतने समय के लिए पढ़ लिए। कुछ साथी ऐसे थे जो प्राइवेट जॉब में भी लगे हुए हैं, वो भी समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब भर्ती आ गई है तो धीरे धीरे आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, पर्याप्त समय देना पड़ेगा, और अगर पर्याप्त समय देकर आप अपनी पढ़ाई जारी रखते हो तो एग्जाम तक आप रूटीन में भी आ जाओगे और आप अपना सिलेबस भी कवर कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे टारगेट आरएएस के साथ। आज का जो सेशन है उसमें और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, अब देखो आज स्टार्ट करते हैं पुष्ट पालन का अर्थ। वैसे तो अपन ने पिछली जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने चर्चा कर चुके थे कि भाई लेखांकन क्या होता है और पुष्ट पालन क्या होता है। थोड़ी बहुत अपने चर्चा की थी कि भाई पुष्ट पालन है वो प्रथम सीढ़ी होती है, लेखांकन है वो द्वितीय सीढ़ी होती है ना। पुष्ट पालन के लिए कहा जाता है कि भाई ये दोनों सीढ़ी होती किसकी है, ये लेखा शास्त्र की सीढ़ी होती है ना। पुष्ट पालन है उसका काम है नॉर्मली जो जनरल एंट्रियां करना होता है और उससे कम पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है वो भी कर सकता है, लेकिन लेखांकन के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसमें होता क्या है उस पर अपन पुनः थोड़ी सी सरसरी नजर में प्रकाश डालेंगे, ताकि जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी हमारे साथ उस धागे में वो पिरोने का प्रयास करें, एक लाइन में एक चैन सिस्टम में जुड़ने का प्रयास करें, ताकि उन्हें भी हर पॉइंट वो समझ में आ जाए। तो देखो पुष्ट पालन का अर्थ, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। देखो इसमें क्या है कि व्यवसाय के जो वित्तीय व्यवहार होते हैं उनको लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है, उन्हें दर्ज किया जाता है ना। पुष्ट पालन है वो लेखांकन प्रणाली का पहला पार्ट है, यानी लेखा शास्त्र का पहला पार्ट है। पुष्ट पालन पहला है और लेखांकन द्वितीय माना जाता है। इसके अंतर्गत उन सभी व्यवहारों को जिनका वित्त से संबंधित, यानी कल भी मैंने चर्चा की थी जो मौद्रिक होते हैं उनसे संबंधित इनका लेखांकन किया जाता है, और इसीलिए इन्हें प्रारंभिक लेखा पुस्तकें भी कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि प्रारंभिक लेखा पुस्तक कौन सी होती है, तो पुष्ट पालन होती है। या ये पूछा जा सकता है कि पुष्ट पालन कौन सी लेखा होती है, तो प्रारंभिक लेखा पुस्तक होती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना, और ये ध्यान में कब रहेगा, जब अपन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ने से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। अपने को क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना। और अकाउंटेंसी है आपकी, इकोनॉमिक्स है आपकी, बिजनेस है, उसमें जैसे आपके हिस्ट्री में वो तार नहीं चलते है ना। तार चैन का मतलब कि जैसे अकबर का भाई संतान कौन थी, अकबर का जो वंशज कौन थे, उसने कौन कौन से युद्ध किए, यानी एक चैन के साथ अलग अलग चैन जुड़ती है। अपने को तो इनको एक सिस्टमेटिक एक लाइन में पढ़ना है, ये ध्यान रखना अपने को। तो इनका सिस्टम है, यानी अपनी अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, इनका पढ़ने का सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग होता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। कड़ी से कड़ी इसमें नहीं जुड़ती है। इनको तो अपने को ज्यादा प्रयास ये करना है कि इनको समझना,
है ना, उनमें तो क्या होता है, रटने वाली बात होती है सारी की सारी, इसमें अपने समझने वाली बातें होती है, इनको अपन समझेंगे तो ही इनका जवाब है वो दे पाएंगे। तो प्रारंभिक लेखा पुस्तक भी मानी जाती है। बढ़े आगे, देखो ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वे है J.R. बॉटलीबॉय, तो ये इनकी परिभाषा है ना। परिभाषा भी अपने सब्जेक्ट में पूछी जा सकती है कि ये अमुक परिभाषा किस व्यक्ति ने दी। तो देखो J.R. बॉटलीबॉय ने क्या परिभाषा दी है, इंग्लिश में कहा है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कला है किसकी, लिखने की, लेखन की, बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स, है ना। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स, है ना। उन व्यवसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की एक जो कला है उसे हम पुस्तपालन कहते हैं। क्या कहते हैं कि व्यवसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की एक कला है, वो पुस्तपालन है कहलाती है, बुक कीपिंग कहलाती है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। परिभाषा अगर पूछी जाती है तो वो एज इट इज आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी, किसी लेखक की परिभाषा होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इसलिए J.R. बॉटलीबॉय है, उनकी ये परिभाषा आप ध्यान रख सकते हो। और वैसे अपना पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है ना, मीडियम आपका कोई भी हो लेकिन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आता है। इसलिए अपने को प्रयास ये करना है, क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको समझ में आनी चाहिए। वो स्पीकिंग इंग्लिश अलग होती है, ये आपकी अलग जो अंडरस्टैंड इंग्लिश होती है वो मानी जाती है, जिसमें आपको समझना। कुछ शब्द है जैसे पुस्त पालन है, वो हर किसी के थोड़ा सा समझ में नहीं आता, लेकिन वही बात हम बोले बुक कीपिंग तो वो इजीली समझ में आ जाता है। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखने, ठीक है ना। आगे अब इस परिभाषा का जो व्याख्यात्मक अगर देखते हैं तो देखो ये आपकी व्याख्या बन जाती है कि व्यवसाय के उन वित्तीय लेन देन और घटनाओं की पहचान की जाती है, यानी उन वित्तीय लेन देन और साथ में क्या होना चाहिए, घटना भी घटनी चाहिए। वित्तीय लेन देन के साथ कोई न कोई घटना घटे, माल खरीदने की, माल बेचने की, किराया चुकाने की, किराया प्राप्त करने की, ब्याज चुकाने की, ब्याज प्राप्त करने की, यानी कोई न कोई घटना घटेगी तो उसकी पहचान की जाएगी और जिसका मुद्रा यानी मनी के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। जो घटना होगी उसको किसके रूप में मापेंगे, मुद्रा के रूप में मापा जाएगा। जैसे अपन बात करें कि अपन एक तो होता है कि किसी व्यक्ति को टाइपराइटर की नियुक्ति की, है ना, किसी फर्म में टाइपराइटर की नियुक्ति की, या ये मान लो कि टाइपराइटर की नियुक्ति की, अब नियुक्ति कर दी लेकिन यहां पर किसी प्रकार का मौद्रिक जो लेन देन है वो नहीं हुआ। नियुक्ति कर दी आपने, एक घटना कह दिया आपने, घटना घट गई कि नियुक्ति कर दी, लेकिन मौद्रिक लेन देन नहीं हुआ, इसलिए वहां पर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन उसी टाइपराइटर को वेतन चुकाया, है ना, वेतन चुकाया है तो यहां पर एक घटना भी घटी है और वो भी मौद्रिक रूप में, क्योंकि अपन वेतन चुकाते हैं तो वो किस रूप में होता है, नगद रूप में। तो इसलिए एंट्री क्या हो जाती है, वेतन चुकाते हैं तो सैलरी अकाउंट या टू कैश, तो यहाँ पे घटना भी घटी है और एक वित्तीय लेन देन भी हुआ है। तो बहुत बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वित्तीय लेन देन है या निम्नलिखित में से वित्तीय लेन देन नहीं है या मौद्रिक लेन देन नहीं है, तो वहां पर अपन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है कि उन किन को मानेंगे कि वहां पर कोई लेन देन हो और साथ में वहां पर मुद्रा भी प्रभावित होनी चाहिए, है ना। गैर वित्तीय और जिन व्यवहारों का मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं होता है वे पुस्तपालन के विषय वस्तु नहीं होते हैं, जिनसे मुद्रा प्रभावित नहीं होती है ना। कुल मिला के बात ये होती है कि जिनसे मुद्रा प्रभावित नहीं होती है वो क्या होंगे, आपके बुक कीपिंग के पार्ट्स नहीं माने जाएंगे, उन्हें आप बुक कीपिंग का हिस्सा नहीं मान सकते। ये बात क्लियर है। तो उन्हीं व्यवहारों को खातों में दर्ज किया जाएगा जो आपके घटना के रूप में हो, एक वित्तीय लेन देन हो और साथ में उसे मुद्रा भी प्रभावित होती है, तो ऐसे व्यवहार है वो आपके पुस्तपालन में दर्ज किए जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण द्वारा समझा दिया है कि भाई टाइपराइटर की नियुक्ति अलग बात है, इससे किसी प्रकार की मौद्रिक घटना नहीं घटती है तो इसका लेखा नहीं किया जाएगा, लेकिन उसी टाइपराइटर को जब अपन वेतन चुकाते हैं तो वहां पर उसकी प्रविष्टि की जाएगी।
ओके है, क्लियर है सब। बढ़े आगे, आगे देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है कि पहचाने गए व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखा गया जिन की पहचान हो जाती है। आप जानते हैं कि भाई जनरल प्रविष्टि करते हैं, तो जनरल प्रविष्टियों में अपन पहचान करते हैं। आपकी जो जर्नल है वो क्या होती है, एक कालक्रम के अनुसार चलती है, डेट वाइज चलती है ना। और उसमें अपन पहचान करते हैं कि ये मौद्रिक लेन देन है। जिन व्यवहार से मुद्रा प्रभावित होती है उन्हें हम खातों में दर्ज करते हैं, और जिनसे मुद्रा प्रभावित नहीं होती है उन्हें खातों में दर्ज नहीं किया जाता है। तो अपन ने पहचान लिए कि भाई ये व्यवहार मौद्रिक है, उनको क्या किया जाएगा, लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा। एवं उनका वर्गीकरण करते हुए खाता बही जो आपकी लेजर होती है उसमें क्या की जाएगी, खताया जाएगा, पोस्टिंग की जाएगी। खाता बही यानी प्रत्येक का इंडिविजुअल खाता खोल के वहां पर लेजर तैयार करेंगे और उनकी पोस्टिंग यानी उन्हें खताया जाएगा। ठीक है, ये तमाम जो सहायक भैया होती है उनसे रिलेटेड अपन खाता बही है वो तैयार करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पुस्त पालन एक नैतिक कार्य है। नैतिक यानी रूटीन का काम है। पुस्त पालन है वो रूटीन का काम है, यानी आपको प्रत्येक दिन है ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये किस अनुपात में चलती है, ये काल कर्मानुसार। किस में चलती है, काल कर्मानुसार, यानी डेट वाइज चलती है। डेट वाइज चलती है, 1 तारीख 2 तारीख है ना, जैसे अपन 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख 10 तारीख इस तरीके से। ऐसे नहीं चल सकती। कैसे नहीं चल सकती, ऐसे नहीं चल सकती कि 1 फिर 5 फिर 2 फिर आगे 7 फिर आगे 3, ऐसे नहीं चल सकती। ये क्रम के अनुसार चलेगी। जिस दिन कोई आपका सौदा होता है वो सौदा उसी दिन लिखने का प्रयास किया जाता है। इसमें जो काल क्रम का मतलब क्या, डेट वाइज का मतलब क्या, आज का सौदा आज लिखा जाएगा और फिर अगले दिन है वो अगला सौदा लिखा जाएगा। तो इसलिए इसको क्या माना जाता है कि भाई ये एक रूटीन का काम है, रूटीन का काम माना जाता है। और यह कार्य एक कम कार्य कुशल व्यक्ति यानी जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी कर सकता है। कम पढ़े लिखे का मतलब क्या है कि भाई कम पढ़ा हुआ है लेकिन उसने 1-2 बार कर लिया तो वो इजीली ये बात समझ सकता है कि भाई लेखांकन नियमों के अनुसार हमें ये प्रविष्टियां इस प्रकार करनी है। तो कार्य कुशल है ना, जो कम कार्य कुशल है, जिसको कम नॉलेज है, अथवा जो लिपिक नॉर्मल लिपिक है उसके द्वारा भी ये काम किया जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष कुशलता और योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो पुस्तपालन है वो लेखांकन प्रणाली की आपकी प्रथम या प्रारंभिक सीढ़ी है वो कही जाती है। क्या की जाती है, पहली सीढ़ी मानी जाती है। जो आपकी लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी कौन होती है, आपकी पुस्तपालन मानी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पुस्तपालन है वो लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी है वो मानी जाती है। पहली सीढ़ी के अनुसार अपन जितने भी जो प्रविष्टियां है उनको अपन करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। और भी देखो इसके बारे में चर्चा अपन करते रहेंगे। जो जहां जहां जो पॉइंट आप हमें बनता है, ऐसा लगता है कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, अपन वहां पे चर्चा करते रहेंगे। फिर भी आपको ये प्रयास करना है कि बढ़िया तरीके से और मैक्सिमम पढ़ने का प्रयास करना। ज़्यादा आप पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट है वो आपको ही मिलेगा। ठीक है, जो अपने के काम की चीज़ होगी उसे अपने दिमाग में स्टोरेज करेंगे, और जो काम की ऐसा लगता है कि भाई काम की नहीं है तो उनको हम स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इस क्लास में अपन उन्हीं चीज़ों को समाहित करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ हो गई है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। अब आता है आपका लेखांकन। लेखांकन का अर्थ क्या मैं पूछा है, लेखांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है ना। अब इसमें क्या होता है कि देखो इसमें क्या क्या बात बता रखी है। एक ये छोटे छोटे पॉइंट है, अपने को ये लगता है कि भाई ये छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल जिसने तैयारी की है वो भी उनका आंसर दे सकता है। लेकिन इन छोटे क्वेश्चनों में अगर आप मात खा जाते हो तो फिर आपके जो सिलेक्शन है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो छोटा क्वेश्चन है यानी जो एवरेज क्वेश्चन है
वो तो अपना गलत होना ही नहीं चाहिए, वो तो हर हाल में सही होना चाहिए, है ना। तो देखो इसका अर्थ क्या हो सकता है लेखांकन का, कि पुस्तपालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन कार्य प्रारंभ होता है। ये बात होगी कि भाई पुस्तपालन है वो पहली सीढ़ी है और लेखांकन है वो दूसरी सीढ़ी है। तो जब तक पुस्तपालन का कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक लेखांकन का कार्य है वो प्रारंभ नहीं हो सकता, है ना। इसलिए ये पहली सीढ़ी मानी जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य रखे गए हैं कि भाई लेखांकन के अंतर्गत आपके कौन से कार्य होंगे। नंबर 1 क्या है कि वर्गीकृत लेन देनों का जो सारांश जानने हेतु जो भी आपने जर्नल की है ना, आपने जो आपकी सब्सिडायरी बुक्स है, आपने ट्रायल बैलेंस तैयार की है ना, ये खाते आपने पुस्तपालन में तैयार किए। अब इनके आधार पर जो जो आपने व्यापारिक खाते तैयार किए हैं उनके आधार पर आप तैयार कौन सा करोगे, एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है ना, एक आपका P&L अकाउंट है ना, एक आपकी जो बैलेंस शीट है वो आप तैयार करोगे। तो वर्गीकृत लेन देन के सारांश जानने हेतु व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड लॉस अकाउंट तथा स्थिति विवरण जिसे बैलेंस शीट कहते हैं ये तैयार किया जाएगा और व्यावसायिक परिणाम है वो ज्ञात किए जाएंगे। अपन ने जो आपकी बुक कीपिंग है उससे रिलेटेड खाते तैयार कर लेते हैं, लेकिन उन खातों से अपन व्यापार की वस्तु स्थिति का पता नहीं लगा सकते कि भाई व्यापार की स्थिति क्या है, व्यापार ने कितना लाभ कमाया है, व्यापार भविष्य में किस तरीके से ग्रो कर सकता है, व्यापार के पास कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, कितना नेट प्रॉफिट है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, ये अनुमान नहीं लगा सकते। और आप सब जानते हैं कि व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उस व्यापार की वस्तु स्थिति जानना चाहते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में इस कंपनी ने कितना लाभ अर्जित किया है। और वो लाभ कैसे पता चलेगा, जब अपन अंतिम खाते हैं वो तैयार करेंगे, जिसमें ये मुख्य रूप से 3 खाते हैं वो माने जाते हैं। आपका व्यापारिक खाता है, लाभ हानि खाता है और आपकी बैलेंस शीट है। क्योंकि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है ये तो क्या बताएगा, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो तो बताएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बताएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ। जो आपका ये P&L अकाउंट है, ये P&L अकाउंट क्या बताएगा, आपका नेट प्रॉफिट, क्या बताएगा, नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ। और जो आपकी बैलेंस शीट है वो क्या बताएगी, आपकी संपत्ति एवं दायित्व, क्या बताएगी, संपत्ति यानी असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज है वो बताएगी। तो इनके आधार पर पहले अपन को पता चलेगा भाई इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, फिर अपन को पता चलेगा भाई शुद्ध लाभ कितना है, और फिर हमें पता चलेगा कि व्यापार में अपनी संपत्तियां और दायित्व कितने हैं। सकल लाभ है उसमें आपके जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो शामिल होते हैं। शुद्ध लाभ में आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट आय है वो लेस और ऐड होती है, और संपत्तियों में आपकी तमाम व्यापार से रिलेटेड जो भी आपकी असेट्स होती है उनको शामिल किया जाता है। तो देखो पहला ये छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन शामिल होते हैं। क्या होते हैं कि भाई आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो कौन सा बैलेंस दिखाता है, तो सकल लाभ दिखाता है। P&L अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखाता है, तो शुद्ध लाभ दिखाता है। आपकी बैलेंस शीट में क्या है, संपत्तियां और दायित्व है। और इसी के आधार पर जो आपकी इक्वेशन भी बनती है, इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं, इक्वेशन कैसे बनती है कि भाई असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, है ना। ये इक्वेशन भी बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, ये इक्वेशन है वो परीक्षा में
बहुत बार पूछी गई है, तो इस इक्वेशन का भी अपन को ध्यान में रखना। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसमें समय समय पर अपन परिवर्तन भी कर सकते हैं कि अगर असेट्स अपने को चाहिए तो कैपिटल और लायबिलिटीज को जोड़ देंगे तो अपने पास असेट्स आ जाएगी। अगर अपने को कैपिटल चाहिए तो असेट्स में से लायबिलिटीज घटा देंगे, अगर अपने को लायबिलिटीज चाहिए तो असेट्स में से कैपिटल घटा देंगे। यानी इनका थ्योरेटिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देखते हो ना कि बड़े जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन जिससे आप लगभग 1 से 1.5 मिनट में पूरा कर सको, ऐसा क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये इक्वेशन वाला है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना लगती है, बहुत बार बना भी है, तो इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, लेखांकन का अर्थ समझ में आ गया, जिसमें अपने फाइनल अकाउंट है वो तैयार किए जाते हैं, जिसमें आपका ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट शामिल होते हैं। बढ़े आगे। अब इन व्यवसायिक परिणामों के बारे में कौन जानना चाहता है, तो उसके बारे में अगला पॉइंट आ रहा है कि परिणामों का विश्लेषण करेंगे। जो भी आपके रिजल्ट आते हैं, जो भी आपके रिजल्ट आते हैं उनका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। क्या वास्तव में कंपनी ने जिस तरीके से काम किया है क्या लाभ उसी तरीके से हुए हैं या नहीं, ये जानना जरूरी है। और बाद में उसका क्या किया जाएगा, उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। क्या निष्कर्ष, निष्कर्ष है वो निकाला जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष निकालना और फिर परिणामों को उन व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रेषित करना, भेजना जो इन परिणामों में रुचि रखते हैं। क्योंकि कंपनी के जो वित्तीय विवरण है उसमें 2 तरीके के व्यक्ति रुचि रखते हैं। एक तो इंटरनल, जो आंतरिक यूजर्स होते हैं वो, एक होते हैं बाह्य। इंटरनल में कौन होते हैं, कंपनी का मालिक है, कंपनी का प्रबंधक है, कंपनी का कर्मचारी है ना, ये सारे के सारे कंपनी के अधिकारी है, ये सारे के सारे इंटरनल होते हैं, यानी ये आंतरिक होते हैं, उस कंपनी में काम करते हैं। और आउटसाइडर में कौन होते हैं, सरकार है, समाज है, जो अंशधारी होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, है ना, जो ऋणदाता होते हैं, वो उस कंपनी के उन सूचनाओं पर पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन सूचनाओं के आधार पर वो उस कंपनी के संबंध में निर्णय लेते हैं कि वही वास्तव में उस कंपनी के साथ उन्हें जुड़े रहना है या नहीं। तो इसलिए जितने भी आप लेखांकन में खाते तैयार करोगे उनका विश्लेषण, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसका विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और फिर उन सूचनाओं को उन व्यक्तियों को प्रेषित करेंगे जो उसमें हित रखते हैं या रुचि रखते हैं, जिसमें आपके सरकार है, समाज है, अंशधारी है, कर्मचारी है, अधिकारी है, ये तमाम लोग हैं जो इनमें रुचि रखते हैं। लेकिन इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक और बाह्य। परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो ये पूछा जा सकता है कि एक कंपनी के परिणामों में रुचि रखने वाले पक्षकार हैं, सरकार, समाज, अंशधारी, कर्मचारी, अधिकारी, इस तरीके से उपरोक्त सभी। या इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि एक कंपनी में रुचि रखने वाले पक्षकारों में आंतरिक पक्षकार कौन से हैं। तो आंतरिक यानी कंपनी के अंदर जो काम करते हैं, आंतरिक में हो जाएगा आपका कौन, प्रबंधक हो जाएगा, मालिक हो जाएगा, कर्मचारी हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा, है ना, ये सारे के सारे आंतरिक हो जाए। और बाह्य में आपके सरकार, समाज, अंशधारी, जो विनियोजक है वो हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से 2 भागों में इसको डिवाइड करके क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो इसके 2 पार्ट हो सकते हैं, है ना। जो उपयोगकर्ता होंगे वो 2 तरीके के होंगे, एक तो आंतरिक उपयोगकर्ता और दूसरा होगा आपका बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक में कौन होंगे, स्वामी, प्रबंधक, कर्मचारी, अधिकारी।
कुल मिला के आंतरिक भी अपन मान सकते हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं। और बाह्य में कौन हो जाएंगे आपके, सरकार, समाज, अंशधारी, निवेशक, ऋणदाता, है ना, सरकार, समाज, अंशधारी, निवेशक, ऋणदाता, है ना। इसके अलावा आयकर विभाग, वैसे तो आयकर विभाग है वो सरकार में ही आ जाता है। तो इस तरीके से ये इनके आंतरिक और बाह्य यूजर हो सकते हैं, इनको अपने को ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन है वो पुटअप हो सकता है, ठीक है। अपने जो अकाउंटेंसी है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई लेखांकन के उद्देश्य है, लेखांकन का क्या प्रयोग है, तो क्या परिणामों का विश्लेषण, निष्कर्ष, इस तरीके से ये छोटे छोटे बातें हैं, लेकिन ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से अपना रिप्लाई होना चाहिए कि भाई यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये बात क्लियर है? बढ़े आगे। आगे आगे क्या है फिर कि जितने भी जो ज्ञात परिणाम है, ज्ञात परिणामों के आधार पर उपयोगी सूचनाएं तैयार करना और उन्हें वांछित व्यक्ति और संस्थाओं को उपलब्ध करवाना। तो ये बात होगी, कुछ संस्थाएं भी हो सकती हैं उनको भी अपन उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि वो संस्थाएं होती हैं, वो व्यक्ति होते हैं, जैसे अपना लेखाकार है, अपना चार्टेड अकाउंटेंट है, तो उनको ये सूचनाएं देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही वो उस फर्म से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड है वो डेटा है वो तैयार करते हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो उनके समकक्ष चलती हैं, तो उनको भी सूचनाएं हैं वो शेयर की जाती हैं। और कुछ सूचनाएं ऐसी हैं क्योंकि जो दूसरी अपने प्रतिस्पर्धी कंपनी है उनको दिखाने के लिए कि हमने इस प्रकार से इतना लाभ है वो अर्जित किया है, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद ये एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि लेखांकन प्रणाली लेखा शास्त्र की द्वितीय भाग है। क्या है? द्वितीय सीढ़ी है, द्वितीय भाग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप अपने दिमाग में फीड करके रख लेना, क्योंकि जो प्रथम भाग है वो पुस्तपालन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। प्रथम भाग पुस्तपालन हो गया और द्वितीय भाग आपका लेखांकन हो गया। लेखांकन का कार्य अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज्यादा किससे, पुस्तपालन से थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए अधिक सक्षम और योग्य व्यक्ति है वो इसको कर सकता है। जैसे कोई आपका अकाउंटेंट है, कोई अकाउंट ऑफिसर है, उसके द्वारा ये कार्य है वो किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल बातें होती है कि अपन फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर रहे हो तो उसमें आपकी जो डायरेक्ट मदद होती है, यानी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और इसके अलावा आपकी डायरेक्ट जो खर्चे हैं वो इसमें आते हैं। अब अगर कम पढ़ा लिखा हुआ है तो हो सकता है वो इसमें इनडायरेक्ट जोड़ दे, तो वहाँ पर थोड़े से आंकड़े हैं वो गलत हो सकते हैं। तो ये अपेक्षाकृत थोड़ा सा अधिक सक्षम और योग्य व्यक्ति होना चाहिए, जो मुख्य रूप से आपका अकाउंटेंट हो सकता है, अकाउंट ऑफिसर हो सकता है, वो इस काम को करता है। क्यों? क्योंकि लेखांकन कार्य है वो निश्चित सिद्धांतों और नियमों के द्वारा क्या किया जाता है, काम किया जाता है। इसमें एक निश्चित सिद्धांत होते हैं, निश्चित नियम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। यह कार्य विश्लेषणात्मक एवं गतिशील प्रकृति का है। क्या है? ये विश्लेषणात्मक और गतिशील प्रकृति का है, इस वजह से इन्हें क्या माना जाता है कि इसमें विश्लेषण करना पड़ता है और साथ में गति, यानी इसमें तुरंत तैयार करना पड़ता है, क्योंकि अपना जो वित्तीय वर्ष है वो अपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब आपको पता है कि 31 मार्च तक अपना वित्तीय वर्ष चलता है, तो 31 मार्च तक अपने इससे पहले जितने भी खाते हैं, आपकी जो जर्नल है, आपके सहायक बही है, आपकी जो तलपट है,
वो सारी की सारी आपको तैयारी करनी पड़ती है। और उनके बाद आपको फटाफट उस एक दिन में ही आपको क्या करना पड़ता है, आपको फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ती है। इस वजह से ये विश्लेषणात्मक और गतिशील प्रकृति का माना जाता है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी जरूरी है, विशेष ज्ञान और योग्यता की जरूरत होती है। ये छोटे व्यवसाय जो लेखापाल ही पुस्तपालन और लेखांकन का, अगर व्यवसाय छोटा है ना, छोटे व्यवसायी, अगर आपका व्यापार छोटा है, आपका उद्यम छोटा है, तो ऐसी स्थिति में ये पुस्तपालन का काम और अकाउंटिंग यानी लेखांकन का काम है। एक नॉर्मल जो लेखापाल है, जिसको साधारणतः है, वो उसको नॉलेज है और थोड़ी बहुत उसके पास क्वालिफिकेशन है, तो वो सही तरीके से ये काम है वो कर सकता है ना। तो इसलिए इनको आपको क्या करना, इनको रटने वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनको एक दो बार आप ये क्लास देख लो और उसके बाद आप, अगर आप इसको नोट्स के रूप में तैयार करते हो तो एक दो बार इसकी रीडिंग ही लगा लो। हमारा प्रयास ये है कि हमने आपको वही मटेरियल डिलीवर करने का प्रयास किया है जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। बाकी किताबें तो देखो बहुत सारी है, बहुत सारे पेज है, उसमें 500 पेज है, लेकिन 500 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे। उससे अच्छा हमने उनको समराइज करके आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है, सिर्फ आपको इनको पढ़ना है। और अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अपने कॉमर्स में कहो या अन्य में कहो, जो 11वीं 12वीं का जो बेस होता है वो NCERT की बुक ही मानी जाती है। अब इन्हीं बुक्स के जो चीज़ है वो आपको अलग अलग जो लेखक है वो अलग अलग तरीके से उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो NCERT की बुक्स है, जो RBSC की बोर्ड की बुक्स है, उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अगर कहीं ऑब्जेक्शन आता है तो चैलेंज भी उन्हीं के अनुसार है वो किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिसमें आपके बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से रिलेटेड दोनों का जो अर्थ है, उनकी जो मीनिंग है, उनके कौन कौन से जो तरीके हैं, किस तरीके से उनसे कार्य होता है, ये सारी चर्चा अपन ने आज के इस सेशन में की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही शानदार रहा होगा। और अगर ऐसा आपको लगता है तो अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा और भी कोई लेटेस्ट जो अपडेट है वो शेयर की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वेल अप टू डेट रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।